छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद हालांकि भाजपा ने इस बात का दावा किया था कि चुटकियों में माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बदलने के बाद भाजपा ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से आई है, तब से लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जवानों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जिन इलाकों तक कभी जवानों का पहुंचना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। ये माना जाता रहा कि जवान अगर उस इलाके में पहुंचेंगे तो मुठभेड़ निश्चित होनी है और इस मुठभेड़ में माओवादी भारी पड़ेंगे जवानों पर, क्योंकि उनका कोर इलाका है, उनके इलाके में घुसना पड़ेगा। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, जवान माओवादियों के कोर इलाके में घुस भी रहे हैं, उन्हें मार भी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित वापस लेकर भी आ रहे हैं और साथ ही साथ माओवादियों के मारे गए माओवादियों के शव और उनके सामान भी बरामद किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, अगल बगल के राज्य की फोर्स भी अब माओवादियों पर अटैक कर रही है और उनका निशाना भी बस्तर और उसके आसपास के इलाके ही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते 2 दिनों में जिस तरह से कई मुठभेड़ें हुई, इस मुठभेड़ में हालांकि पुलिस के जवानों को एक नुकसान भी उठाना पड़ा, छत्तीसगढ़ के जवानों को, लेकिन वहीं बड़ी सफलताएं आसपास के दूसरे राज्यों के जवानों को भी मिली हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भी जवानों को भी एक सफलता मिली। क्या है पूरा मामला, इस पर विधिवत आपको जानकारी देता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल माओवाद सबसे ज़्यादा प्रभावित का इलाका छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य है और दंडकारण्य का ये इलाका जो है तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में लगता है और इन सभी इलाकों में माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल वातावरण है, उनके रहने के लिए और उन्हें बहुत आसानी से छिपने के लिए अनुकूल जगह है। जो दंडकारण्य का जगह, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, नदियाँ, नाले और बारिश में तो उन्हें और भी ज़्यादा अनुकूलता मिल जाती है, वो अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। और यही वजह है कि अब तक बारिश के समय में माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन कर पाना काफ़ी टेढ़ी कीर माना जाता था। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया था, दावा किया था कि अगर बारिश शुरू हो भी जाएगी तो भी मानसून में इसी तरह से ऑपरेशन किए जाएंगे, बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे। अगर माओवादियों को ये लगता है कि माओवादी अब बारिश आ रही है और मानसून का समय है, अब वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। और यही वजह है कि बस्तर आईजी ने बार बार ये भी कहा कि माओवादी सरेंडर कर दें, इसी में उनकी भलाई है। लेकिन जवानों के, पुलिस के, सरकार के बार बार कहने के बाद माओवादियों की तरफ से भी हालांकि सरेंडर को लेकर कुछ एक पत्र आया जरूर था, लेकिन ये बात अब कुछ हद तक रुक सी गई है। लेकिन मुठभेड़ लगातार चल रही है। आपने कल देखा कि बीजापुर के तर्रेम के इलाके में किस तरह से 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान घायल हो गए। हालांकि वो मुठभेड़ नहीं थी, माओवादियों ने गश्त से लौट रहे जवानों के रास्ते में पाइप बम प्लांट कर रखा था। लगातार आईडी बम प्लांट करते हैं। पाइप बम एक दूसरे तरीके का मैकेनिज़्म है और इसके ब्लास्ट होने से जवानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन ये बता रहा हूँ कि कल जो है 2 जवान शहीद हुए, 4 जवान घायल हुए। लेकिन इसी दरमियान छत्तीसगढ़ से लगे हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी फोर्स जो है वो छत्तीसगढ़ के ही आसपास थी। आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में C60 एक फोर्स की गठन किया गया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में DRG है, उसी तरह से महाराष्ट्र में C60 है, तेलंगाना में ग्रेहाउंड्स है। ग्रेहाउंड्स और C60 की जो फोर्स है, ये देखा जाता है कि माओवादियों से लड़ने के लिए ज़्यादा अटैकिंग फोर्स मानी जाती है और ये ज़्यादा नुकसान माओवादियों को अधिकतर पहुंचाते हैं और इसी की तर्ज पर DRG का भी गठन किया गया है। और ये भी देखा जा रहा है कि DRG के जवान भी, चूँकि वो लोकल होते हैं, स्थानीय आदिवासी युवा ही उसमें सम्मिलित होते हैं, तो वो भी यहाँ के टेरेन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और यही वजह है कि उन्हें भी अब मुठभेड़ में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा। खैर, तो जो मुठभेड़ C60 और ग्रेहाउंड्स के द्वारा हुई, क्या कुछ सफलता मिली, ये भी आपको बताना होगा कि किस तरह से जवानों को एक सफलता मिली है। क्योंकि कल का जो पूरा दिन था, बीजापुर में जो माओवादी घटना हुई, 4 जवान घायल हुए, 2 जवान शहीद हो गए, इस पर ही पूरा दिन बीत गया। और इसी वजह से ये जो बड़ी घटना थी जिसमें माओवादियों को बड़ा नुकसान जवानों ने पहुंचाया C60 के, ये खबर थोड़ी सी दब सी गई थी, तो मुझे लगा उस खबर को भी आपको बताऊं। हुआ ये कि महाराष्ट्र के जो पुलिस है, उनके जो सूचना तंत्र है, उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया और उन्होंने बताया कि उनके जानकारी में आया कि माओवादियों की एक टीम है जो शहीदी सप्ताह के लिए तैयारी कर रही है। माओवादियों का जो कैलेंडर होता है उसमें एक शहीदी सप्ताह होता है, अलग अलग सप्ताह मनाए जाते हैं, उसमें एक शहीदी सप्ताह है। शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाता है और इसको लेकर माओवादी कुछ विशेष तैयारी कर रहे थे। प्रेस नोट जारी करने में जो महाराष्ट्र पुलिस ने लिखा है वो जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा कि यह
शहीदी सप्ताह की तैयारी को लेकर माओवादी एकत्रित हुए थे और इस मुठभेड़ में जवानों ने अच्छी खासी सफलता हासिल की है। बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने 3 डिवीसीएम वरिष्ठ माओवादियों को और साथ ही साथ 4 दलम सदस्यों को मार गिराया है और 5 एसीएम को। तो 5, 4, 9 और 9, 3, 12 टोटल 12 माओवादियों को मार गिराया गया है और मौके से अच्छे खासे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन मारे गए माओवादियों पर कुल 86 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। घटनास्थल से 7 ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं और इस मुठभेड़ से महाराष्ट्र की पुलिस ने यह दावा किया है कि पूरे कोरची, टीपागढ़ और चांदगांव कसनपुर दलम के सभी सदस्यों का खात्मा हो गया। वहाँ का एक दलम है जो कोरची, टीपागढ़ और चांदगांव कसनपुर के इलाके में सक्रिय रहता है, उस पूरे टीम को ख़त्म करने का दावा महाराष्ट्र पुलिस ने किया है। साथ ही साथ संपूर्ण उत्तर गढ़चिरौली सशस्त्र माओवादियों को से उस इलाके को मुक्त करने का दावा भी महाराष्ट्र पुलिस ने अपने प्रेस नोट में किया है। अपने प्रेस नोट में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 17 जुलाई 2024 को सुबह नक्सल सप्ताह के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी माओवादियों के द्वारा, और उनकी जानकारी मिली कि कोरची, टीपागढ़ और चांदगांव कसनपुर दलम के लगभग 12 से 15 माओवादी छत्तीसगढ़ सीमा के पास वांडोली गांव के वन क्षेत्र में एकत्रित हैं और इस गोपनीय सूचना के आधार पर उन्होंने जो महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के बाद 7 अलग अलग टीमों के द्वारा उस इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद जब माओवादी और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई तो इस मुठभेड़ में लगातार गोलियां चलती रहीं। इस मुठभेड़ में गोली चलने के बाद 2 जवान भी घायल हुए, माफ़ी चाहूँगा, 1 जवान घायल हुआ और उस जवान को हेलीकॉप्टर की मदद से नागपुर पहुंचा दिया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जब मुठभेड़ समाप्त हुई तो मुठभेड़ समाप्त होने के बाद जब घटनास्थल की सर्चिंग की गई तो वहां से 7 पुरुष और 5 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और उनकी पहचान भी की गई है। पहचान मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे पहला नाम है योगेश दाव सिंह तुलावी उर्फ नरेंद्र उर्फ निरिंग साय, जिनकी उम्र 36 उम्र है और इन पर 16 लाख रुपए का इनाम था। 28 मुठभेड़ और 4 आगजनी, 19 हत्या और अन्य कुल मिलाकर 67 मामले इन पर दर्ज थे। दूसरा विशाल कुल्ले यत्राम उर्फ लक्ष्मण उर्फ सरदू उर्फ जिनकी उम्र 43 साल बताई जा रही है, इनके ऊपर भी 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनके ऊपर भी कुल 78 मामले दर्ज थे। प्रमोद लाल साय कचलामी उर्फ दलपट, जिनका उम्र 31 साल है, इनके ऊपर भी 16 लाख रुपए था, ये भी डीवीसीएम थे, इनके ऊपर कुल 58 मामले दर्ज थे। महारू धोबी गावड़े, जिनके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था और 20 मामले दर्ज थे। अनिल देवसाय दर्रो उर्फ देवा उर्फ देवारी, इनके ऊपर भी 6 लाख रुपए का इनाम था, 16 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। विज्जू, जो कि बस्तर एरिया के हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इनके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था और 8 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए थे। सरिता जारा परसा उर्फ मीना उर्फ रामे, इनके ऊपर 6 लाख का इनाम था और कुल 26 मामले अलग अलग इलाकों में इनके नाम पर दर्ज थे। रज्जो मंगल सिंह गावड़े उर्फ समिता उर्फ सिरोंती, इनके ऊपर भी 6 लाख का इनाम था और कुल 21 मामले इन पर दर्ज किए गए थे। रोजा, जो कि बस्तर के निवासी रहे, इनके ऊपर 2 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। सागर के ऊपर भी 2 लाख रुपए इनाम था। चंदापुर, जिनके ऊपर 2 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। सीता हावके, इनके ऊपर भी 2 लाख रुपए घोषित किया गया था इनाम। 7 मामले इनके ऊपर भी दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर 86 लाख रुपए के इनाम इन 12 मारे गए माओवादियों के ऊपर था दर्ज। मौके से क्या क्या बरामद हुआ? मौके से पुलिस बल ने जो घटनास्थल से 11 अग्निशस्त्र मतलब कि 11 हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 3 AK-47 जो तीनों डीवीसीएम के माने जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 नग इंसास राइफल, 1 नग कार्बाइन राइफल और 1 नग SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार। उसके अलावा विस्फोटक, डेटोनेटर, BGL और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। इस मुठभेड़ में गढ़चिरौली पुलिस बल के एक पुलिस जो साथी हैं, जिनका नाम सतीश पाटिल है, के साथ 2 पुलिस जवान जिनका नाम शंकर पोटावी और विवेक सिंगोले, ये घायल हो गए हैं। अभियान के दौरान, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने 1 कहा था लेकिन कुल इन्होंने 3 की जानकारी दी है। अभियान के दौरान उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से नागपुर पहुंचाया गया, वो खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। गढ़चिरौली पुलिस ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर पूरी टीम को बधाई दिया है और साथ ही साथ
सन 2021 से पिछले 3 सालों में गढ़चिरौली पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई के द्वारा 80 माओवादियों को मार गिराने और 102 माओवादियों को गिरफ्तार करने व 29 माओवादियों ने गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण करने का डेटा भी दिया है, जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ जो गढ़चिरौली पुलिस है उन्होंने माओवादियों से एक बार फिर से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि इस हिंसा के रास्ते को छोड़कर मुख्यधारा में लौट आए तो ही बेहतरी होगी, वरना इस तरह से मुठभेड़ें चलती रहेंगी और लोग मारे जाते रहेंगे। ये तो थी C60 की कार्रवाई जिसमें 12 माओवादी मारे गए और 3 जवान घायल भी हुए। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किया गया और 86 लाख के इनामी माओवादी मारे गए। कल जब हम सभी ये इस दुख में डूबे हुए थे कि 2 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हैं, उसी बीच ये बड़ा ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ था। साथ ही साथ ग्रेहाउंड जो मैंने आपको बताया, जो कि तेलंगाना की एक बहुत एक्टिव फोर्स है, उनके द्वारा भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इलाके में घुसकर ऑपरेशन किया जा रहा है। और ऑपरेशन आज किया जा रहा है, लेकिन अभी अब तक उसमें पूरी सूचना निकल कर बाहर नहीं आई है। लेकिन ये कंफर्म है कि अब तक एक माओवादी का शव रिकवर किया गया है घटनास्थल से और एक हथियार भी रिकवर किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा पुलिस ने भी दावा किया है कि उन्होंने एक महिला माओवादी को मार गिराया है, जिसकी शिनाख्ती सुक्की पुनेम के तौर पर की गई है और ये एसीएम है। 5 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। गंगालूर एरिया कमेटी में कार्यरत थी और इनके साथ में एक 12 बोर बंदूक भी काम किया जा चुका है, बरामद किया जा चुका है। और साथ ही साथ जिंदा राउंड, खाली खोखा, BGL, डेटोनेटर, नक्सल वर्दी, ये सब सामान भी बरामद किया गया है। ये तो रहा दंतेवाड़ा में मुठभेड़ का। तो 12 और एक 13 और एक जो ग्रेहाउंड्स के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी पूरी जो जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आई है। इस तरह से एक बार फिर से माओवादियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन पे अलग अलग इलाके में कुल 14 माओवादियों को मार गिराया गया है और हथियार भी रिकवर किए गए हैं। ये घटना भी इसी बीते 2 दिनों की है, जब 2 जवान शहीद हुए थे उसी दरमियान अलग अलग इलाके में। तो ये समझ में आ रहा है कि अब तक जब भी आप देख रहे होंगे, खास बात कि बस्तर में किसी भी इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो उस इलाके में ऑपरेशन चलाने के दौरान दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, आपका नारायणपुर, सभी इलाके के सभी जिले की फोर्स एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन पे उतरती थी चारों तरफ से घेरने के लिए। अब एक चीज़ और एक खास बात है कि आप देखिए कि एक साथ अगल बगल के राज्य एक साथ ऑपरेशन चला रहे हैं। मतलब उधर से C60 भी आ रही है महाराष्ट्र की तरफ से घेरते हुए, इधर छत्तीसगढ़ की फोर्स तो है ही, इधर से ग्रेहाउंड्स भी आ रही है तेलंगाना की तरफ से, छत्तीसगढ़ की फोर्स है ही। तो ऐसे तीनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में। कोशिश किया जा रहा है कि हमेशा जब माओवादी इस इलाके का और बॉर्डर का जो फ़ायदा उठाकर इस इलाके से इस राज्य से दूसरे राज्य चले जाया करते थे, तो इस तरह का फ़ायदा ना उठा पाए और उन्हें चारों तरफ से गोलबंद घेराबंदी, मैं बार बार बोलता हूँ गोलबंद घेराबंदी, चारों तरफ से गोल घेर दिया जाता है कि आप निकल ना पाएँ। इस तरह की गोलबंद घेराबंदी की जा रही है। और एक खास जानकारी और भी मिली है मुझे कि ये जो C60 के जवानों ने जो बड़ा ऑपरेशन किया, महाराष्ट्र सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जिस ग्रामीण की विशेष सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, और हालांकि उनका नाम मैं उजागर यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन ये जो 86 लाख रुपए के मारे गए इनामी हैं, सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि वो जो इनाम की रकम है उन ग्रामीणों को दी जाए जिन ग्रामीणों की शिनाख्ती पर इतनी बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक C60 ने अंजाम दिया है। बड़ा ऑपरेशन था, बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को पहुंचाया है, बड़े ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं और साथ ही साथ ग्रेहाउंड्स के द्वारा पूरी क्या ऑपरेशन की जानकारी वो तो खैर नहीं पता, लेकिन सफलता उनके भी हाथों लगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस को भी दंतेवाड़ा में उन्होंने जो दावा किया है, 12 बोर बंदूक ही सही, लेकिन एक महिला माओवादी को मारने का दावा किया है। तो नुकसान कुल मिलाकर माओवादी संगठन को बड़ा पहुंचाया गया है। मुझे लगा ये जानकारी भी आप तक पहुंचाऊं। हालांकि कई लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि ग्रेहाउंड्स ये जो C60 ने जो ऑपरेशन किया है इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जाए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। बीते दिनों जिस तरह से अबूझमाड़ का दौरा करके जब से आया तब से तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। इसी वजह से मैं घटनास्थल पर जाने में थोड़ा सा भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उस इलाके में कभी जाएं तो उस पर रिपोर्टिंग करें आजकल में, लेकिन ऑल ओवर ये जानकारी देना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था कि देखिए किस तरह से जवानों की तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन किया गया, बड़ी सफलता जवानों को मिली, जिससे कि कल भी बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा था कि 2 जवान शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन जवानों का मनोबल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। वो लगातार तैयार हैं बारिश में भी सारी चुनौतियों से लड़ते हुए माओवादियों से 2-2 हाथ
करने को लेकर, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी तो भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लगे कि तथ्यात्मक बातचीत हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से कर रहे हैं तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।